देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। और प्रचंड जीत एनडीए की हुई और इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश दिया है सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से। बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश है। उन्होंने कहा कि सुशासन की जीत हुई है और विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। एक के बाद एक कई ट्वीट प्रधानमंत्री ने एक्स पर किए हैं, कई पोस्ट लिखी हैं और उन्होंने न सिर्फ प्रचंड जनादेश के लिए जनता जनार्दन की सेवा करने की शक्ति की बात की है, बल्कि प्रधानमंत्री ने इसके आगे और भी एक के बाद एक, हम अगर आपको बताएं, कई सारे उन्होंने एक थ्रेड पूरा जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हुए लिखा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की जीत हुई है, जनता जनार्दन की जीत हुई है और जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है, बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार। तो कुल मिलाकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी और खासकर एनडीए जो है वो बहुत बड़ी संख्या में जनाधार को लेकर के आगे बढ़ा, सुशासन को लेकर आगे बढ़ा, विकास को लेकर आगे बढ़ा और इतना बड़ा जनादेश जिसकी कल्पना भी एग्जिट पोल में नहीं की गई थी। 202 सीटों के एक तरीके से आंकड़े को छू लिया है अब तक एनडीए ने। और अगर हम महागठबंधन की बात करें तो सिर्फ 34 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा बुरी गत जिसकी हुई है वो है कांग्रेस पार्टी, जिसका अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन बिहार में देखने को मिला है। जो पार्टी कभी बिहार पर राज करती थी वो आज एक सीट की मोहताज हो गई है। एक सीट पर अभी कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ कांग्रेस के खाते में किशनगंज की एक सीट आई है। यानी इतना खराब प्रदर्शन, आखिर इसका गुनहगार कौन है? कौन है आखिर जो कि महागठबंधन को ले डूबा? क्योंकि हमने देखा ना कि किस तरीके से राहुल गांधी पानी में कूदे थे और उसके बाद उस दिन के बाद से वो बिहार में नजर भी नहीं आए थे, फिर वो चले गए थे सफारी करने के लिए। तो अब ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर कौन है जो ले डूबा? क्या संजय यादव, वो सलाहकार जो कि तेजस्वी यादव को लगातार सलाहें दे रहे थे, क्या वो भी एक तरीके से गुनहगार साबित हुए तेजस्वी यादव की इतनी बुरी हार के लिए? और क्या राहुल गांधी अब उनके नेतृत्व पर महागठबंधन में भी और खासकर इंडिया अलायंस में ये सवाल खड़े होंगे? क्या अखिलेश यादव को अब सुध आएगी कि जहां कहीं भी राहुल गांधी के पैर पड़ते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है? तो आज जरा इसी पर अब विश्लेषण करेंगे, क्योंकि लगभग हर चीज का रुझान आ गया है। लेकिन जरा एक बार नजर डालते हैं, प्रधानमंत्री ने जो विवेचना कर दी थी और उसके बाद जो तस्वीरें इस बार इस बिहार चुनाव में आई थी, जरा एक बार आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है और इसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलने वाली हैं। ये एक नया इतिहास बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार का किसान इतिहास का मछुआरा बना रहा है। जनता और मतदाता एनडीए के साथ है और पूरे बिहार में एकदम उत्सव का माहौल है। एक भी आदमी कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है और गलती से कोई जंगल राज के स्थिति वाली सोच रखता होगा तो कानून का राज है इसके।
तेजस्वी जी का सुपड़ा साफ पूरे बिहार से हो गया है और बिहार की जनता ने मैसेज दे दी है कि जंगल राज वालों की अब खैर नहीं, बिहार की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं। धन बल बाहुबली सब खत्म, जन बल है और उसी जन बल के ताकत के आधार पर आज तक मैंने राजनीति की है और ये भी जीत जन बल की है। बाहुबली खत्म हो गया, धन बली खत्म हो गया। महागठबंधन के लोग कहीं नहीं नजर आएंगे चुनाव, लेकिन चुनाव था और बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। बिहार में जंगल राज, कट्टा राज, गुंडा राज, परिवारवाद, तुष्टीकरण यह सब हार चुका है। यूपी तो उससे बुरी हार श्री अखिलेश यादव जी हारेंगे। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का। बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है और बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। तो इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। बेस वोट तो हम लोगों के पास है, उसमें थोड़ी सी बिखराव दिख रही है फर्स्ट दृष्टिकोण से, तो उस पर हम लोग मंथन करेंगे कि वो कहाँ हुआ है। लेकिन एक बड़ा तबका जो है ना, खास करके महिला, वो वोट नीतीश जी को आंख बंद करके दिए हैं। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए थे। ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले SIR में नाम काट दिए गए और 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया सरकार। तो ये तो होना ही था, पहले से ही तय था कि जैसे ही महागठबंधन की हार अगर होती है तो फिर ठीक रहा, ईवीएम पर फूटेगा, इलेक्शन कमीशन पर फूटेगा। लेकिन हम जरा अब आपको प्रधानमंत्री ने जो सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है वो पूरा पढ़ के बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। और साथ ही मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए बधाई देता हूं। एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता के साथ में बीच में जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा, विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले। युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्रधानमंत्री ने एम्फसाइज किया इन दोनों पर। और जो नतीजे आए हैं ना, उसमें भी युवा और नारी, इन दोनों के वोट की ताकत बहुत ज्यादा दिखाई दी है। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि उनके साथ में बात करना बहुत जरूरी है। समीक्षा का समय आ चुका है अब, और समीक्षा आगे करनी चाहिए। अगर कोई ब्लेम कर रहा है तो जरा उससे भी बात करेंगे। अशोक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। डॉक्टर निखिल आनंद हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। साथ ही हमारे साथ राकेश शुक्ला जी स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। महेश दास जी जेडीयू के प्रवक्ता मौजूद हैं और संजीव कौशिक जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको जरा शो शुरू करें उससे पहले ये भी बता दूं कि आरजेडी में इतना ज्यादा मातम पसरा हुआ है, इतनी ज्यादा समीक्षा अभी से शुरू हो गई, मतलब शॉक वेव इतनी चल रही है कि आरजेडी ने अपने सारे प्रवक्ताओं को हिदायत दे दी है कि कोई किसी चैनल पर नहीं जाएगा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या मुंह दिखाएं, क्या बोलें, कैसे पक्ष रखें। तो सारे चैनल्स पर उन्होंने बॉयकॉट सा कर दिया है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत एक गम का लम्हा उनकी पार्टी में चल रहा है। जाहिर तौर पर चलना भी चाहिए। अब तेजस्वी यादव की इतनी बुरी हार होगी, तो सोचा नहीं था कि अपनी सीट पर भी उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं जरा शुरुआत यहां पर संजीव कौशिक जी आप ही से करना चाहती हूं। ये ले डूबे वो तस्वीरें देखी थी ना हमने,
कूद रहे थे मछुआरों के बीच, उसके बाद दिखाई नहीं दिए राहुल गांधी बिहार में। तो कौन किसको ले डूबा यही समझ पाना मुश्किल सा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी एक सीट, मतलब एक सीट। सीमा जी, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे अब हम बिहारियों को ये बात मान लेनी चाहिए कि बेरोजगार हमारे लिए कोई अब बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, पलायन मुद्दा नहीं है, उद्योग धंधे लगातार फल फूल रहे हैं, प्रशासनिक लापरवाही कोई मुद्दा नहीं है। लगातार जो 20 सालों की सरकार जिस तरह से रिपीट हुई है, निश्चित तौर पे सब तरफ मंगल मंगल है। लेकिन जब सब कुछ मंगल है तो अचानक 20 सालों से इतनी मजबूत पार्टी को इलेक्शन के कुछ ही महीने पहले, चंद महीने पहले या महीने दिन पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भी डालने की जरूरत पड़ जाती है, जो सत्ता में इतनी मजबूत है। अब 400 से 1100 रुपए का वृद्धा पेंशन कर देते हैं। जिन युवाओं को रोजगार चाहिए उन्हें आप आश्वासन देते हैं कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा वर्ग तो लाभार्थी के तौर पर रहेगा ही। ये जो बीमारी निकली है लोगों को पैसे देकर के ऑबलाइज करने की, मुझे लगता है कि अब ये रुकने वाला नहीं है। जो सत्ता में बना हुआ है उसके पास ये सुविधाएं हैं कि वो वादा करे, उस वादे पर खरे भी उतरे और बांट दे जितना जिसको बांटना है। अशोक यादव को फ्रेम में लाइए जरा। लोगों को छोड़ दीजिए आप। हमारे ही घर में किसी महिला को यदि 10,000 रुपए मिले तो वो न केवल हमें खुद वो जाकर के वोट देगी, बल्कि ये भी कहेगी, हिदायत देके कि नहीं आप भी जाकर वोट देके आइए। अशोक यादव जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव भूल गए लगता है आपके सहयोगी संजीव कौशिक। पर्चे बट गए थे, फॉर्म भरवा लिए गए थे चुनाव में, बस आते के साथ ही हम चाहे हारे जीते आपके खातों में क्या क्या जाने वाला है, भूल गए क्या? यही बात तो हम कह रहे हैं ना, विपक्षी पार्टियों राहुल गांधी को समझ दी थी उत्तर प्रदेश में जो अब आप दे रहे हैं एनडीए को। मैंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास वादे करने के अलावा है क्या? जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, वो जो भी वादा करे वो कल होकर पूरा करे, कुछ सोचना नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा वर्ग तो तैयार है ही और खड़ा है ही, लेकिन हम फिर अपनी बात दोहराना चाहते हैं कि जिन युवाओं को रोजगार चाहिए उसे आप बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या है संजीव कौशिक जी? हार स्वीकार कर लीजिए ना एक सीट पर, मतलब आज के दिन भी आप ये बातें करोगे? जनता ने स्वीकार कर लिया, चाहे वो 10,000 को स्वीकार किया हो या बेरोजगारी भत्ता को स्वीकार किया हो, किसके वादों को स्वीकार किया वो तो देख लिया ना। इससे कोई इनकार कैसे कर सकता है भला? जो सामने दिखाई दे रहा है, जो जीत दिखाई दे रही है, प्रचंड, मैंने खुद कहा कि प्रचंड बहुमत है ये, तो जो बहुमत दिखाई दे रहा है, लोगों ने जिस तरह से एनडीए को रिपीट किया है, निश्चित तौर पे वो बधाई के पात्र हैं और वो अपने रणनीति में कामयाब है। जिस नीतीश कुमार को निपटाने की बात हो रही थी, नीतीश कुमार इतने मजबूत होकर निकले कि नीतीश कुमार फिर वो परिदृश्य में सामने दिखाई देने लगे। कौन निपटाने की बात कर रहा था? कौन निपटाना चाह रहा था उनको? अब ये तो सब जानते हैं ना। सब नहीं जानते, मैं तो नहीं जानती, आप बता दो मुझे। जो अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो रिश्ते चल रहे थे, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी और ओके महेश जी, कौन निपटा रहा था भाई? कौन निपटा रहा था जरा बता दीजिए आप। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए महेश जी। देखिए, ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2010 का जो रिकॉर्ड था वो भी हम लोगों ने तोड़ दिया है खुद से ही। ये तो नीतीश कुमार जी के चेहरा पे ही चुनाव लड़ा गया था और उन्हीं के चेहरा पे बिहार की जनता ने भरोसा किया है। इसमें निपटाने की क्या बात है? निपट तो महागठबंधन के लोग गए हैं, बिहार की जनता ने इनको निपटा दिया है। 20 वर्षों से तो निपटा ही रही थी, अगले 5 साल के लिए फिर से निपटा दी। आप लोग अब क्या करिएगा? आपको ठीकरा फोड़ना है इस पे, इलेक्शन कमीशन पे, ईवीएम पे, यही तो आप लोगों का आधार है। पिछले 3 दिनों से तो मैं यही देख रहा था कि विपक्ष के जो नेता थे आते थे मीडिया के सामने, यही कहते थे कि मैं बिहार को बांग्लादेश बना दूंगा, बिहार को नेपाल बना दूंगा। कभी भी अपनी गलती को तो विपक्ष स्वीकार करता नहीं है। तो जग जाहिर है ये दोनों जो बेरोजगार नेता है, एक देश के विपक्ष के नेता और एक बिहार के विपक्ष के नेता, इन दोनों को अपनी गलती कभी समझ में आती नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने तो इन दोनों को बेरोजगार कर दिया है। अब ये बेरोजगारी पे भाषण दे रहे थे। अब इनके महागठबंधन की सरकार पिछले 2005 से पहले 15 साल रही है बिहार में, इतना नौकरियां दिए, ये तो बिहार की जनता जानती है।
हम लोगों ने क्या कमिटमेंट किया ये भी बिहार की जनता जानती है, और उसी के आधार पर हमको जनादेश मिला है। इन लोगों का जो अब रोना है, अब कौन बचाए? आज तो बाल दिवस है, दोनों एक 55 साल के लल बबुआ और एक 35 साल के लल बबुआ को अब हम लोग चॉकलेट भेज देंगे बधाई के रूप में, वो खाएं और आराम अशोक करें। यादव जी वालों को छोड़ दिया आपने? क्या अशोक यादव जी की पार्टी वालों को छोड़ दिया? अरे उनकी यहाँ भूमिका क्या है भाई? उनकी भूमिका तो ये है, उन्होंने कह दिया है कि अब बिहार जैसा ही हश्र यूपी में होने वाला है और पीडीए जो है वो शक्तिशाली तरीके से अब पूरी हमारी सेना लड़ेगी। अच्छा, तो 2022 में वहां तो लड़े थे ना, तो क्या हुआ? वहां भी तो योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है ना। फिर से चुनाव होगा, फिर देख लीजिएगा। इन लोगों का जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है ना रीमा जी, ये चलते रहता है, ये रुकने वाला नहीं है। अशोक यादव जी, अखिलेश यादव को तो इतनी सीटें मिल गई, इतनी सीटें मिली थी और इसी ईवीएम से मिली थी, इसी चुनाव आयोग से मिली थी। उनको तो कम से कम ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए था ना। उनको क्या दिक्कत आ गई अखिलेश जी को कि सबसे पहले वो कूद पड़े आज मैदान में सबसे खिलाफत करने के लिए? खिलाफत की बात नहीं है, हाँ। बात है आईना दिखाने की। माननीय मोदी जी का ट्विटर पर मोदी चल रहा है कि शासन की सामाजिक न्याय, ये सब बात को क्या की बात है? असल बात है ऐसे की इनका ऑडियो ठीक कीजिए जरा, इनका आपका ऑडियो खराब है, ऑडियो ठीक कीजिए इनका। निखिल जी आप जवाब दीजिए। अभी से ही विदेश से एक हैंडल है जो नैरेटिव चला रहा है कि अब विपक्ष को हर चुनाव का बॉयकॉट कर देना चाहिए। बिहार का भी कर देना चाहिए था और बाकी के चुनावों का भी अब विपक्ष को बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि पता चल गया है कि क्या चल रहा है भारत में। देखिए, मुझे आश्चर्य लगता है कि ये लोग अपने गिरेबान में झांके बगैर ये ठीकरा फेंकना, पत्थर फेंक कर राजनीति करना। मैं छोटे छोटे सिंपल कई बातें बताऊंगा। अच्छा, इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। राघोपुर से अभी तक पीछे चल रहे तेजस्वी यादव फाइनली 17,866 वोटों से जीत गए हैं। तो तेजस्वी यादव उन्होंने जीत दर्ज कर ली है राघोपुर से, अपनी सीट से। बहुत सारे राउंड में आगे पीछे चलने के बाद आखिरकार राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव जीत गए हैं 17,000 वोटों के मार्जिन से। तो एक खुशखबरी तो कम से कम महागठबंधन और खासकर एक फेस सेविंग के लिए आ गई है तेजस्वी प्रसाद यादव के पास कि वो अपनी सीट पर जीत गए हैं। जी निखिल जी। चलिए, तेजस्वी यादव जी को राघोपुर से जीत पर मैं भी बधाई दे देता हूं, लेकिन अब आरजेडी को जो 24 सीटें दिख रही, इसमें नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, ये तो अब बाद में पता चलेगा। शायद मुझे लगता है मिल सकती है। अब मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग इस चुनाव में हुआ और नीतीश कुमार जी का उपहास उड़ाया, देखिए बिहार की जनता को ये बहुत बुरा लगा। ये बड़ी दुख की बात है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान करना बिहार में संस्कृति के लिहाज से, सरोकार के लिहाज से, सामाजिकता के लिहाज से कितनी गलत बात थी। और इस बात पर मैं पहले भी कई लोगों को कह चुका हूं कि इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आम महिलाओं में, अति पिछड़ा समाज में, दलित समाज में, सभी में थी। दूसरी बात, सभी कह रहे हैं कि 10,000 रुपए दे दिए और चुनाव जीत लिया। अरे भैया, नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी ये 10,000 रुपए की थोड़ी है महिलाओं के प्रति। 50% पंचायती व्यवस्था में आरक्षण, 35% नौकरियों में आरक्षण, बिहार पुलिस में जो महिलाओं की भागीदारी है, पूरे देश में बिहार अव्वल है, एक मॉडल है। और ये जीविका का पूरा सिस्टम कितना है, 12-13 लाख स्वयं सहायता समूह है, जिसके तहत 1,20,00,000 महिलाएं हैं। जीविका के तहत महिलाओं का एम्पावरमेंट तो पहले ही हो चुका है और लाखों का ऋण एक स्वयं सहायता समूहों को मिला करता है। वे स्वयं इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूहों से मिली हमारी जीविका बहनें हैं। अब 10,000 रुपए तो एक योजना के तहत मिला कि जिसके तहत 2 लाख रुपए और उनको मिलने। अब बेरोजगारी भत्ता की बात, ये सभी गवर्नमेंट के एक सिस्टम के तहत ये चीजें पहले से चली आ रही हैं।
हमने कोई बिहार के इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ करके कोई ऐसा अभूतपूर्व घोषणा थोड़े ही किया था। अब तेजस्वी जी जो कह रहे थे कि हम नौकरी दे देंगे, 30,000 रुपए दे देंगे, हर घर से एक नौकरी दे देंगे, इसके खिलाफ भी एक प्रतिक्रिया हुई कि चुनाव जीतने के लिए ये देखिए कि कुछ भी कह दे रहे हैं। अब दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात कि पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने को लेकर के जो डेस्परेशन था वो बहुत हाई लेवल का था। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कट्टा भिड़ा के मुख्यमंत्री का पद घोषणा करवाया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रेशर बिल्डिंग करके राहुल गांधी और अल्लावरू ने किसी तरह तेजस्वी को धकिया दिया, तो सोनिया हस्तक्षेप करके अशोक गहलोत को भेजना पड़ा और जबरन मुख्यमंत्री की घोषणा इन्होंने कराई। ठीक है, मैनिफेस्टो पे तेजस्वी प्रण लिखना, ठीक है, लालू यादव राबड़ी देवी को का पोस्टर से हटा के खुद लार्जर देन लाइफ फिगर के तौर पे पूरा आरजेडी की ठेकेदारी करने लगे तेजस्वी, तो बैकफायर करना ही था। वो एक स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा था। लेकिन राकेश शुक्ला जी, स्थिति कुछ ना कुछ आज तेजस्वी यादव की बिल्कुल वही हो गई है जो कांग्रेस की थी कि अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब क्या होने वाला है अब देखने वाली बात यही होगी। जो स्थिति केंद्र में कांग्रेस पार्टी की हो गई थी ना 2014 में, वैसी स्थिति कुछ वहां हो गई है। देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो फंस गए राहुल गांधी के ट्रैप में। वो स्ट्रेटेजी समझ नहीं पाए। दरअसल राहुल गांधी जी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी ले ही नहीं रहे थे। उनका तो सिर्फ एक ही फोकस होता है कि 24 का हारे हैं, 29 की तैयारी करो। राहुल गांधी जी वहाँ पे आप देखिए कि जिस दिन उन्होंने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश राम जी दलित चेहरे को अध्यक्ष बनाया, मुस्लिम चेहरा कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया, उसी दिन संकेत हो गया था कि वो विधानसभा चुनाव की जगह पे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उनका इरादा अपने ही गठबंधन के आरजेडी के वोट में सेंध लगाने का है। इसीलिए जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो राहुल गांधी जी कहीं नहीं थे, पूरी पिक्चर में नहीं थे। वो सीट बंटवारा नहीं हो पाया। बाद में कांग्रेस को सूची जारी करनी पड़ी, फिर बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, तब समझौता हुआ और 11 सीटों पर किसको फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं वहाँ पे आपसी मुकाबला हम कहेंगे कि हुआ। अब वोट चोरी का जो इशू लेके राहुल गांधी जी निकले तो उनके दिमाग में, तेजस्वी के दिमाग में ये पिक्चर डाली गई कि जो 69 लाख वोट कटा हुआ है वो एक बड़ा फिगर है और यदि इस वोट चोरी के मुद्दे को, वोट अधिकार यात्रा हम निकालेंगे तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और महागठबंधन को फ़ायदा होगा। तेजस्वी यादव उस ट्रैप में आ गए, गाड़ी में चढ़ के घूमे, 12-14 दिन तक वोट अधिकार यात्रा निकली। लेकिन बाद में उनको इल्म हुआ तेजस्वी को कि ये इससे हमें चुनाव नहीं जीत पाएंगे हम, तब वो बिहार अधिकार यात्रा निकाले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आप देखिए कि गठबंधन में तेजस्वी यादव भले ही गठबंधन के नेता थे लेकिन वो अकेले ही महागठबंधन की गाड़ी खींच रहे थे। कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं था, लेफ्ट पार्टी का कोई आधार नहीं था और ऐसे में तेजस्वी के साथ भी वही हुआ जो कांग्रेस के साथ होना था। वहाँ का मतदाता जो इनके साथ था वो भी इनको अविश्वास के दायरे पे ले आया और नतीजा ये हुआ कि जिस तेजस्वी यादव ने अपने दम पर 2020 में 75 सीटें हासिल की थी, वो तेजस्वी यादव 2025 में 25 सीटों के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। चलिए, तो संजीव कौशिक जी, ठीकरा कांग्रेस पार्टी के कांधे पर है, अब जिम्मेवारी ले लीजिए, हो गया। अब देखिए कहीं तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी सर। नहीं, देखिए एक बात तो माननी होगी और हम इससे सहमत भी हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती दौर में जिस तरह से स्ट्रेटजी बना के चुनाव लड़ने का प्रयास किया, बाद में टिकटों के बंटवारे में, और हमेशा ये 2020 में भी हमने देखा और 2025 में भी हमने देखा कि टिकटों के बंटवारे में एक तरह से उहापोह की स्थिति रही और कई तरह के आरोप भी लगे। आरोप भी नहीं लगे, सच बात यह है कि सामर्थ्यवान लोगों को टिकट नहीं दी गई, कई इस तरह की बातें हुई और सामने दिखाई भी दिया कि जो कद्दावर नेता थे, पहले से बड़े ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, उन लोगों को टिकट के लिए दौड़ना पड़ा और बाद में वो हाशिए पे चले गए। संजीव कौशिक जी, आप किसकी तरफ हो? नहीं, किसी की तरफ नहीं है, जो सच है वो बोल रहे हैं। ऐसा क्या है? अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो ना आप? सारी स्ट्रेटेजी सवालों के घेरे में है। मतलब ये खिलाफ होने की बात नहीं है। मैं जानता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैंने जमीन पे देखा है, काम किया है, तो जो कमियां हैं उसको यदि दुरुस्त नहीं की जाएगी तो फिर आज भी यदि हम लगातार ये बात कहते रहें कि नहीं कोई गलती नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक था,
सब कुछ हमारे मन मुताबिक था, तो फिर कैसे हो गया ऐसे? कमियां तो रही ना, जमीन पे और मजबूत होने की जरूरत है ना, काम करने की जरूरत है ना। मतलब जब कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये हाल है, प्रवक्ताओं का, मतलब प्रवक्ता क्या समर्थकों का, संजीव कौशिक जी, तो क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में? मतलब देखिए निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि चाहे विपक्ष में ही भूमिका क्यों ना हो, लेकिन बिहार में हो या अन्य जगह पर यदि कोई भूमिका एक मिल रही है तो सशक्त होकर, मजबूत होकर उस भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए। लेकिन उस लायक भी तो स्थिति हो ना, उस लायक बनने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। जो चीजें हैं वो बिल्कुल खुलेआम ये बात कह रहा हूं कि कुछ कमियां हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। आने वाले दिनों पे उसको फोकस उस पर रख करके उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। कुछ कमियां रही हैं तो राहुल गांधी की गलती मान रहे हैं आप? और मैंने कहा तो सही कि दो तरह की चीजें होती है। हम जो एक विपक्षी पार्टियों के साथ एक मजबूरी भी होती है कि विपक्षी पार्टियां जो वादे करती है वो तत्काल धरातल पे नहीं उतरती हुई आपको दिखाई देंगी। उसके लिए उनको जीतना होगा, वो जाएंगे सत्ता में, जाएंगे फिर वो काम करेंगे। लेकिन जो सत्ता में बना हुआ है, तुरंत आज घोषणा किया, कल आपके खाते में पैसे पहुंच गए, तो उसका प्रभाव तो अलग होगा ना। मैंने खुद कहा कि यदि मेरे घर की महिला को यदि 10,000 रुपए मिले और ये उम्मीद दिलाई गई कि आने वाले दिनों में इस 10,000 के आधार पे आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो वो न केवल जाके उस पार्टी को वोट देगी बल्कि हमें भी ये हिदायत देके जाएगी कि नहीं आपको भी वही बटन दबा के आना है। तो ये सच है ना। अब मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ अशोक यादव जी, मतलब कहने का ये है संजीव कौशिक जी का, मुझे मतलब संजीव कौशिक जी क्या बोल रहे हैं यही नहीं समझ में आ रहा। एक समय में आम आदमी पार्टी के साथ भी रह चुके हैं संजीव कौशिक जी। आम आदमी पार्टी जितनी रेवड़ियां बांटती थी उसके बावजूद भी वो सत्ता से बाहर गई ना सर। आप क्या लॉजिक दे रहे हो? मैंने कहा तो सही कि उससे ज्यादा सत्ता में जो रहता है अगर वो सिर्फ रेवड़ियां बांट के ही रहे सत्ता में, ऐसा नहीं होता है। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि उससे ज्यादा बांटने की जरूरत पड़ी। ये बात कहने की नौबत आई इस देश के प्रधानमंत्री को कि वो जितनी योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं चलती रहेंगी और ये हमारी नई योजनाएं भी ऐड ऑन कर लीजिए उसमें। ये देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा ना, क्या तो उसका प्रभाव तो है ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये उसका प्रभाव है। और लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग बिहार में निश्चित तौर पे उसे कांग्रेस के या विपक्षी पार्टियों के बूते नहीं है। वो वादे करते लेकिन उनको तोड़ने का मादा नहीं था जिस तरह से घोषणाएं की गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप अभी इस जनादेश प्रोग्राम के माध्यम से शिफ्ट होने वाले और फिर मुझे देखना पड़ेगा कि ऑपोजिशन से सिर्फ अशोक यादव रह जाएंगे और सारे फिर बीजेपी समर्थक बैठे होंगे यहाँ पर। ऐसा होने वाला है क्या संजीव कौशिक? आप यहाँ कांग्रेस का पक्ष रख रहे हो, बीजेपी का पक्ष रख रहे हो? कि हम नहीं, देखिए रीमा, हमने कहा कि हम यदि शुभचिंतक हैं तो यदि कोई कमी आ रही है तो उसके बारे में हमें बात करनी होगी, इसको संजीदगी से देखनी होगी, तभी हम मजबूत हो पाएंगे ना। हम केवल एक लाइन में केवल आलोचना, आज के वक्त में आलोचना करने बैठ जाए, निश्चित तौर पे लोगों ने वोट तो किया है ना, इस बात को क्यों नहीं माने? अच्छा ठीक है, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं फटाफट और ब्रेक के बाद कुछ और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। चलिए, तो कहीं खुशी है और कहीं गम है। हमारे साथ अब एलजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जुड़ने वाले हैं और अभिषेक झा जेडीयू का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जहां पर खुशियां हैं वहां आपको लेकर चलते हैं, वो है बीजेपी मुख्यालय। मेहनत रंग लाई है और बिहार में अपार जन समर्थन से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दिलीप जायसवाल को आपने सुना, जश्न है,
मिठाइयां बंट रही हैं जेडीयू दफ्तर में भी, और अभी कुछ ही देर पहले हमने ये तस्वीरें देखी जो कि संयुक्त गठबंधन दिखाई दे रहा है, इसमें सभी एनडीए के नेता इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये तो बीजेपी के नेता हैं सारे, लेकिन हमने इससे पहले चिराग पासवान की भी तस्वीरें देखी जिसमें कि वो, उनकी माताजी, उनके कुछ और सहयोगी, वो सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, जश्न का माहौल था। जाहिर तौर पर बड़ा एक अंतर जो है वो दिखाई दिया। एलजेपी ने 19 सीटें अभी तक के हिसाब से टैली जो है वो यहाँ पहुंच गई। चलिए मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। प्रोफेसर विनीत सिंह, मतलब बड़ा दिन है ये तो, इतनी टैली सोची थी, 19 सीटें। रीवा जी, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, हम अभी 25 का आंकड़ा देख रहे हैं, और इसका कारण है एनडीए का काम और हमारी सच्चाई, जो कि बिहार के जनता के उत्थान के लिए है। हम चाहते हैं कि जब 2047 में जब देश डेवलप बने तो उसमें बिहार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहे। इसी के लिए जनता ने बिल्कुल अपना जो जनादेश है की झोली है हम पे उड़ेल दिया है, आशीर्वाद दिया है। हम उनका अभिनंदन, वंदन और मंदन करते हैं और ये कहते हैं कि जिस हाथ में, जिस विश्वास के साथ आपने हमें वोट दिया है उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। और यकीन मानिए आने वाला 5 साल जो होगा बड़ा क्रूशियल होगा। बिहार को देखिए है कि हम कहां से कहां लेके जाएंगे। तो खुशी का पल है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद, पूरी जनता को धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। हम सब ओतप्रोत हैं खुशी से। अशोक यादव जी, अब मतलब कुछ तो लोग कहेंगे वाला एंगल हो रहा है अखिलेश यादव के साथ। अभी तो चुनाव में समय है, काम पर ध्यान दें, काडर पर ध्यान दें, मुद्दों पर ध्यान दें, जनता की नब्ज टटोले ना पहले तो कि जनता क्या चाह रही है। अब वोट चोरी का मुद्दा फेल हो गया है तो समझ आ गया होगा ना आपको अशोक यादव जी, या नहीं आया अभी भी? रीमा जी, मेरी ऑडियो आ रही है? हाँ, आ रही है। देखिए रीमा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल जो सटीक ट्वीट किया है कि ये मैं बधाई भी दे रहा हूं भाजपा के प्रवक्ता को, साथ साथ ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और ये बधाई इसीलिए दे रहा हूं कि दोनों के गठबंधन से जीत हुई है। इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। और हमारी पार्टी में विजनरी, इसको कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। नहीं, अंगूर, देखिए ऐसा है रीमा जी, बनी है इसीलिए बनी है। हमारी पार्टी देखिए विजनरी पार्टी है, हम लोग विजन वाले लोग हैं, हम लोग दूरदृष्टि वाले लोग हैं। हम लोग लोकसभा चुनाव में समझ गए थे कि भाजपा क्या क्या दुष्चक्र रच सकती है, तो अपने आप को हम लोगों ने पहले ही मैनेज कर लिया था उस हिसाब से। इसलिए हमने भाजपा को 62 से 33 पे लाकर पटक दिया, उनके पैरों तले से जमीन खींच लिया हम लोगों ने। तो इसी चुनाव आयोग आपके साथ था या नहीं था उस मुद्दे पर, या चुनाव आयोग के मतलब मन मर्जी के बिना ही आपने पटक दिया भाजपा को? देखिए, हम लोग चुनाव आयोग और भाजपा की साजिशों को समझते हुए पहले से ही अपनी प्लानिंग, तो ये जो प्रोफेसर विनीत सिंह ने अभी आंकड़ा बताया अपना कि हम 25 तक पहुंच सकते हैं, 19 सीटें आ रही हैं, ये सब मतलब मिली भगत चल रही है। देखिए रीमा जी, अब चूंकि माननीय मोदी जी का ट्वीट आपने पढ़ा, मोदी जी के बयान पढ़े, तमाम भाजपा के नेताओं का बयान चलाई, लेकिन मिला जुला करके अगर ये सब बातें तो किताबी हैं, जो जमीनी बातें हैं वो ये बातें हैं कि ये जीत पैसों की जीत है, ललन सिंह मॉडल की जीत है, चुनाव आयोग की जीत है। इस जीत को लेकर के सब लोग यही बात है, जमीन पे ही बात है। मतलब नहीं समझी मैं, एक सेकंड, पैसों की जीत मतलब? अरे अभी संजीव कौशिक ने बताया ना कि जो महिलाओं के खाते में 10,000 गए वो पैसे ना, या जो कांग्रेस पार्टी ने टिकटें बांटी थी वो पैसे, कौन से वाले पैसे? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पैसों का खेल खेला है उस पैसों की जीत है, चुनाव आयोग की बेईमानी की जीत है, ललन सिंह मॉडल की जीत है। प्रोफेसर विनीत सिंह जवाब दीजिए। ओके रीमा जी, बस 10 सेकंड और। अरे सर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल दी, पैसों की जीत है, आप जरा जवाब भी सुन लीजिए ना। ठीक है। प्रोफेसर विनीत सिंह जवाब दीजिए, आवाज आ रही है? रीमा जी यही परेशानी है। आपने कहा अंगूर खट्टे, एक और मुहावरा है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। अभी बात संजीदगी की हो रही थी तो मुझे फिराक गोरखपुर याद आते हैं। फिराक कहते हैं कि हंसते खेलते आए थे मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। जब जनता का थप्पड़ पड़ा तो कुछ संजीदगी समझ में आ रही है। ऐसे ही झूठ और फेक नैरेटिव आप पेडल करते थे, और बिहार की जनता ने आप हम सबको जनमत दिया है, जनाधार दिया है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी फजीहत कर रहे हैं। ये 10,000 रुपया क्या है? ये 10,000 रुपया एक सीड मनी है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उसके बाद 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने जीविका निधि फंड का 105 करोड़ का उसमें फंड डाला है। किसके लिए? महिलाओं के उत्थान के लिए। और महिलाओं की बात छोड़िए रीमा जी, हम तो युवा से लेके वृद्ध जन अपने
जो अपने बुजुर्ग हैं, इनके अलावा जो दिव्यांगजन है, हम तो सबकी बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। इसीलिए जनता बिहार की इनसे बेजार आके, जो कि हर बार गोल पोस्ट को शिफ्ट करते हैं, तेजस्वी यादव रील बना रहे थे, राहुल गांधी 57 दिन के बाद पहुंचे तो मछली मारने लगे, और स्थिति देखिए क्या है। यही कारण है कि बिहार की जनता, और यकीन मानिए बिहार की जनता ही नहीं, बिहार की जनता ने तो एक नजीर पेश किया है, आने वाले समय में 2029-30 में इनको ढूंढे पे ये विपक्ष नहीं मिलेगा अगर इनका यही हाल रहा तो। संजीव कौशिक जी, टिकटें बटी थी, पता है ना आपको, कैसे एयरपोर्ट पर कुर्ते फाड़ दिए गए थे। अब टिकटें बटी, उसमें भी तो पैसे कहीं गए ना, वो पैसों की बात नहीं होगी क्या? पटना में ही थी मैं उस दिन, जिस दिन एयरपोर्ट पर ये तमाशा चल रहा था कांग्रेस के समर्थकों में। स्क्रीन पे जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, हमें तो आश्चर्य ये है कि 101 में 92 ही क्यों है, वो 7-8 पीछे क्यों है? उसे भी पूरा हो जाना चाहिए। जब इतना मजबूत गठजोड़ है तो उसे भी पूरा हो जाना चाहिए था। सवाल ये है कि देखिए, हम ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अभी बहुमत सामने दिखाई दे रहा है और प्रचंड बहुमत है। क्या वाकई ऐसा होता है क्या भारत के इतिहास में? क्या ऐसा हुआ? जिस तरह की स्थितियां हैं जमीन पे, कोई हमसे बताएगा कि कितने इंडस्ट्री लगे हैं, कितने लोग बेरोजगार बाहर जाने के बदले आप बिहार से है ना संजीव कौशिक? आप बिहार से है ना? हर बार हाँ, बिहार से कहां से है? बिहार से मैंने कहा चंपारण से है, उसी चंपारण से देश के प्रधानमंत्री। आपको बिहार में कोई विकास नहीं दिखाई दिया? मेरी बात तो सुनिए ना, हम उसी चंपारण से हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री, और ख़ास करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो नीतीश कुमार जी काम किया, और डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से केंद्र से हमको ग्रांट मिला, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बल मिला बिहार को, इसका सदुपयोग नीतीश कुमार जी ने किया। इसके चलते हम लोग बहुत आशान्वित थे कि अप्रत्याशित सीट मिलना है। हम तो 160 से ऊपर कहते थे, लेकिन आज जो 200 से ऊपर देख रहे हैं, हम समझते हैं कि जो हम लोग सोचा था उससे ज़्यादा अंदर करंट था, और लोगों में नीतीश कुमार के काम के प्रति विश्वास था। न तो परिवारवाद और न तो करप्शन, और विकास का काम बहुत कस करके जुगल जोड़ी के रूप में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने अपना काम किया। और यही कारण है कि बिहार की जनता को विश्वास हो चला कि जिस तरह से बिहार बढ़ रहा है, अगर बेपटरी हुआ, डिरेल्ड हुई गाड़ी, तो विकास की गति रुक जाएगी। इसलिए अभिषेक झा जुड़ गए हैं हमारे साथ। चलिए ठीक है, जल्दी से पहले विनीत जी आप जवाब दे रहे थे, उसके बाद अभिषेक झा। जी, मैं थोड़ा सा आंकड़ों की बात कर लूं। ये बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की चल रही है, मुझे लगता है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस कहा जाता है, वही बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है यहाँ पे बिहटा में एक सिकंदरपुर जगह है, आपने नाम नहीं सुना होगा रीमा जी, और आपने तो बिल्कुल सुना होगा, बाकी जो पैनलिस्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, कि यहाँ ज़ारा से लेके रैल्फ लॉरेंस से लेके अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी और सोबिस्को और कैंपा कोला और कोका कोला की कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं। 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है अब तक। अगर मैं अपने नेता की बात करूं तो उस नेता के मंत्रालय में 2,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। जो पलायन, जो पहले तो इनको समझ में नहीं आता है कि पलायन में और प्रवासन में फर्क होता है। जो पलायन का जो पहले आंकड़ा था 20% घट के 2% आ गया है। 22 घंटे निर्बाध बिजली रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो आपको चाहिए क्या? और युवा जो है यहाँ पे, युवा के लिए अभी टीचर बहाली, चौथे फेज की बहाली निकलने वाली, 3.5 लाख युवाओं की बहाली हुई है। और ये पलायन की बार बार बात करते हैं रीमा जी, जब प्रवासन होता है, जो लोग बाहर जाते हैं वहां से पैसा कमा के आते हैं और बिहार में खर्च करते हैं, बिहार के इकोनॉमी को इससे भी बूस्ट मिलता है, जो कि केरला में रेमिटेंसेस की बात करते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर तर्क पे बात करना है सर, तो तार्किक हो जाइए, वरना यकीन मानिए जो स्थिति विपक्ष की आज हुई है, इससे भी बदतर होने वाली है। अभिषेक झा जी, आपके जुड़ने से पहले 2 बातें कही गई। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि बिहार जैसी स्थिति अब यूपी में आने वाली है, क्योंकि ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन और आप लोगों की मिलीभगत से ये रिजल्ट आए हैं। संजीव कौशिक कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि भाई 92 और 84 पर आकर के क्यों रुक गए हैं, ये तो फिर 100% होना चाहिए था जब मिलीभगत चली रही है। तो रीमा जी, आप जानती हैं कि लोकतंत्र में मतदाता मालिक होते हैं, और आज का दिन इन नेगेटिव बातों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के लिए नहीं। हमारे विपक्ष के साथी बेचैन हैं, उनकी बेचैनी को समझ सकते हैं, लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं कि चुनाव के परिणाम आने के बाद जनादेश का सम्मान सबको करना चाहिए। मतदाता मालिकों ने हमारे गुण और दोष को परख करके हमको चुना है, फिर से मौका दिया है,
हम बिहार के सभी सम्मानित मतदाता मालिकों, जनता मालिकों को सबसे पहले शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने नेतृत्व के प्रति और खासकर हमारे पार्टी और गठबंधन के सभी समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं के प्रति, जिन लोगों ने पूरे जोश उमंग उल्लास के साथ इस चुनाव को लड़ा और इतना ऐतिहासिक परिणाम आज हमारे सामने है। नीतीश जी को लोग इतना पसंद करते हैं। वो गाना याद आ रहा है कि जिनसे बिहार का माथा हरदम ऊंचा, इनके जैसा मिले न कोई दूजा, दिल से दुआएं आशीर्वाद और प्यार हो, बिहार में बहार हो, बिहार में बहार हो। और नीतीश कुमार जी ने फिर से साबित किया है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी सबको पसंद है। और एक संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के उन साथियों को जो लगातार हमारी पार्टी को डिमीन करते थे, और एक लाइन भी डेडिकेट करना चाहते हैं उनको कि बड़ा गुमान था। वो कहते थे ना हमेशा कि हम सबसे बड़ी पार्टी, हम सबसे बड़ी पार्टी है। भाई अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचने में समय नहीं लगता है। तो बड़ा गुमान था, छत को छत होने का एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। तो आज परिस्थितियां कितनी विपरीत हो चुकी हैं इनके लिए कि बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव जी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और किस तरह इनका कुनबा समेटा जीत हो चुकी है उनकी। हाँ, जो भी, चलिए शुभकामनाएं हैं उनको। अब राघोपुर में हमने इतना काम किया और इतनी कड़ी टक्कर हमारे उम्मीदवार ने दी। खैर, आज बिहार में इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ एनडीए का पूरा कुनबा बढ़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। आप बिहार के किसी आम जनमानस से पूछेंगे, माताओं बहनों से पूछेंगे, सबके मन में एक गजब का उत्साह है। और देर शाम तक हमें लगता है कि सभी सीटों पर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएंगे, तो वस्तुतः सारा आंकड़ा भी हमारे सामने आ चुका होगा। और हम तो बधाई शुभकामनाएं देते हैं इनको कि किसी तरह तेजस्वी यादव जी इतनी सीटें जीत पाए कि नेता प्रतिपक्ष बन जाए। नेता प्रतिपक्ष बनना भी उनके लिए कड़ी चुनौती हो चुकी है। असल में गरिमा जी, मैं एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर दूं 1 मिनट में कि 2010 जैसी स्थिति इनकी हो चुकी है। पे नहीं बैठे हो, रीमा के शो में बैठे हो। हाँ जी, रीमा जी, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं कि साल 2010 में इनकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। और 2015 की हम बात करें, 2015 में नीतीश कुमार जी का साथ मिला, राष्ट्रीय जनता दल दोबारा एग्जिस्टेंस में आई। 2020 में कंफ्यूजन का साथ मिला और हमारी सीटें कम आई और ये सीटें जीत गए। तो एक ऐसे विद्यार्थी की तरह इनकी परिस्थिति हो गई कि जिसने चीट और पुर्जे के दम पर परीक्षा पास की हो। तो अभिषेक जी, एक थैंक यू तो प्रोफेसर विनीत सिंह की पार्टी के लिए भी आपके मन में होगा ही ना। पिछली बार इन्होंने ही आपका स्ट्राइक रेट कम किया था, इस बार इन्हीं के साथ होने की वजह से देखिए क्या हुआ। देखिए, ऐसा है कि 2020 में भी हम जीते और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, लेकिन सीटें कम आई, इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। इसका खामियाजा इनकी पार्टी को भी भुगतना पड़ा, ये लोग भी बहुत कम परफॉर्म कर पाए। लेकिन हम लोगों का एक नेचुरल अलायंस है और इस बार हम लोग साथ मिलकर लड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम साथ चले तो जीतेंगे। अगर वो गाना है तो उस गाने को हमने आज चरितार्थ भी किया है। और जब 5 घटक दल, 5 उंगलियां एक साथ मुट्ठी बनकर इस चुनाव को लड़ा हमने, तो क्या परिणाम है आपके सामने है। सबका स्ट्राइक रेट कितना शानदार है वो आपके सामने है। तो आभार, धन्यवाद सबको है, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, और हर एक नेता कार्यकर्ता जिन्होंने अपना खून और पसीना लगाया है और इस चुनाव को जीता है, उन सब के प्रति आभार है। और सबसे गजब की बात यह है कि आज चुनाव हारने के बाद, इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद भी हमारे कांग्रेस के साथी या राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुनाव आयोग या ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इनको फोड़ने दीजिए, कोई इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, कोई इनकी बातों को तवज्जो नहीं देगा। हम सब लोग इस जीत के जश्न में हैं। बिहार पूरी तरीके से इस संजीव कौशिक जी, ये 5 पांडवों ने तो कर दिखाया। अब ये खैर ताजा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, गृह मंत्री अमित शाह जो रणनीतिकार रहे इस पूरे गठबंधन के, एनडीए के, शुरुआत से लेकर अब तक उनके घर पर एक बैठक चल रही थी, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष उनके घर से अभी अभी निकले हैं और अब कुछ ही समय के बाद पूरा फोकस जो है वो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में पहुंच जाएगा, जहां पर की सभी बीजेपी के आला नेता पहुंचने वाले हैं। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने काडर को, तमाम नेताओं के साथ में वहां पर दिखाई देंगे। लेकिन संजीव कौशिक जी, आपके 5 पांडव तो थे नहीं, आपके तो 7 थे ना। अब उसमें कौन शकुनी बना और कौन दुर्योधन बना, ये भी समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। देखिए, सफलता के कई किस्से होते हैं, कई कहानियां होती है, और असफलता के श्रेय को लेने के लिए कोई कांधे पे उठाना जल्दी नहीं चाहता। सच बात यह है कि जो आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं वो आंकड़े हमें तो छोड़ दीजिए, विपक्षी पार्टियों को छोड़ दीजिए,
एनडीए के कुनबे को भी आंकड़े नहीं पच रहे हैं और उन्हें भी नहीं पच रहे हैं। किसको नहीं पच रहे? उन्हें भी यकीन नहीं था कि ये रिजल्ट ऐसे आएंगे। अरे तो आप बात ही ऐसे कर रहे हो, नहीं पच रहे हैं। किसने मना किया? 200 का आंकड़ा तो दिया ही गया था पहले से। मैंने कहा कि अभी कुछ देर पहले जीतन राम मांझी जी जो बात कह रहे थे, परिवारवाद की बात वो कर रहे थे, उन्हीं को उठा के देख लीजिए कि कितनी सीटें उनको दी गई और किसको किसको उन्होंने उन सीटों में से बंटवारा किया। ये सब कहने सुनने की बातें, इन सबको छोड़ दीजिए आप पीछे। निश्चित तौर पर चुनावी प्रबंधन शानदार भारतीय जनता पार्टी की रही। जो लगातार विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगाती चली आ रही है वो सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पीठ किसकी थपथपाई जानी चाहिए और संजीव कौशिक जी, मेरा एक मिनट, मेरा सीधा सवाल है, क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और आपका जो गठबंधन है वो बाकी के सारे चुनावों को बॉयकॉट करने वाला है? अगर लगातार चुनाव आयोग को इसी तरह कटघरे में खड़ा करना है, जनता के मैंडेट को नहीं मानना है, तो क्या बाकी के चुनावों में अब कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट की मुद्रा में आ गई है कि चुनाव जब लड़ना ही है तो फिर ढंग से लड़िए ना? चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग को तो आप हटा नहीं सकते, संवैधानिक संस्था है वो। आपको संविधान में भी विश्वास नहीं है तो साफ दिखाई दे तो रहा है। इससे ज्यादा क्या हो कि साफ दिखाई दे रहा है। तो चुनाव लड़ते क्यों हैं आप लोग? आंकड़ों के साथ बात कर रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, उनका आरोप निराधार है, हम सबसे ईमानदार है, सच्चाई मेरी आंखों में देखिए। चुनाव आयोग का यही जवाब है। चुनाव आयोग आंकड़ों जिस तरह से जो आरोप लगाए गए, होना तो ये चाहिए तब पूरे हिंदुस्तान के सामने कि चुनाव आयोग कहता कि लाइए ये लिस्ट लाइए, इन सारे लिस्टों पर ये मेरा जवाब है, पूरे हिंदुस्तान के सामने हमने दिखा दिया, अब जवाब बंद कर कीजिए। राकेश शुक्ला जी अपनी ही बात संजीव कौशिक कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए, आरोप, सच्चाई नहीं, आरोप लगाए गए, अब आरोपों का जवाब तो फिर मिलता ही है ना जनता के मैंडेट से। राकेश शुक्ला जी नहीं, देखिए दो विषय अलग अलग हैं। एक तो मुझे योगी आदित्यनाथ जी का स्लोगन याद आता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये एनडीए और महागठबंधन का जो रिजल्ट है वो बहुत मैच करता है उस स्लोगन से। महागठबंधन में बट गए तो देखिए रिजल्ट क्या रहा, और एनडीए में एक रहे तो सेफ रहे। दूसरा, जो बार बार एक ही इशू को लाया जाता है चुनाव आयोग का, मैं पत्रकार के रूप में ना तो चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट देता हूं अच्छे होने का ना खराब होने का, लेकिन एक बात के लिए चुनाव आयोग को जरूर बधाई मिलनी चाहिए कि बिहार में जहां चुनाव के दौरान हत्या होती थी, मतदान के दौरान उपद्रव होता था, उस बिहार में पहली बार किसी भी मतदान केंद्र से पुनर्मतदान की अपील नहीं आई है। तो इसे हम चुनाव आयोग की उपलब्धि के रूप में कह सकते हैं और ये कहने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एसआईआर में जिन वोटरों का नाम काटा गया उसमें चुनाव आयोग की तरफ से पूरा रिकॉर्ड दिया गया कि किन किन वोटरों का नाम कटा, कितने मृतक, कितने पलायन करने वाले, कितने दोहरे नाम वाले। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मतदान केंद्रों पे आप सूची लगा दीजिए। सर, मैं सूची तो 2 महीने वहां पर थी, मुझे वोट चोरी तो कोई मुद्दा दिखा नहीं। अशोक यादव, जो मुद्दा दिखा वो मैं आपको बता देती हूँ। वो मुद्दा ये था कि छठी मैया का अपमान किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं। पहले उनकी मां से शुरुआत हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री तक वो बात आई। ये चीज कभी जनता बर्दाश्त नहीं करती। आपने 14 में भी देखा, आपने 19 में भी देखा और आपने इस बार फिर देख लिया। अशोक यादव, नहीं, मोदी जी से बड़ा अपमानजनक भाषा बोलने वाला कोई नेता है क्या हिंदुस्तान में? रीमा जी, में कहां बोली, कौन सी भाषा थी? अरे मोदी जी के आप बयानात संसद से लेकर के चुनाव जो 2024 के लोकसभा चुनाव तक जो जो बयानात दिए हैं, आप बयानों को देख लीजिए। महिलाओं के प्रति कितना सम्मानजनक बयान दिए हो। जो है सुपनखा किसको बोलते थे, विधवा जर्सी गाय किसको बोलते थे। मोदी जी जैसी इस अपमानजनक भाषा तो हिंदुस्तान कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ जो बोल दे। और दूसरी बात, आपने जो बातें कही यहाँ पर, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव बिहार में चल गया, मैं चुनौती दे रहा हूं, ये नैरेटिव चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के यूपी में हम लोग नहीं चलने देंगे। कौन सा नैरेटिव? अरे यही नैरेटिव, ललन सिंह मॉडल, मुद्रा मॉडल, ये सब नैरेटिव यूपी में नहीं चलने देंगे हम लोग। ईसीआई का मॉडल, ये सब जो है एसआईआर के माध्यम से जो भी अनियमितताएं की गई यूपी में नहीं चल पाएगा। रीमा जी, हम लोग तैयारी कर लिए हैं, हम लोग तैयारी कर लिए। अरे हमारे पीडीएफ प्रहरी, हमारे पार्टी पूरा एकदम तत्पर है। जो जो बेईमानी करेंगे उसकी काट हमारे पास है। ओके, फाइनल कमेंट अभिषेक झा, फाइनल कमेंट प्रोफेसर चुनाव में जैसे हम लोगों ने इनको धूल चटाई वैसे चटाएंगे। अरे सर, कल ही धमकी मिली, अब आज तो धमकी मत दो ना। कल ही बोला था नेपाल बना देंगे, कहां बन गया नेपाल आज? गजब बात करते हो आप भी। अभिषेक झा,
जी कोई बात नहीं। रीमा जी क्या करेगा, इनकी बौखलाहट है, कभी नेपाल बना देते हैं। और आज वही सुनील सिंह जी किस राजनीतिक बिल में छिपे हुए हैं किसी को पता नहीं चल पा रहा है। ये लोग तो चाहेंगे डेविएट करना, और हमें लगता है कि जिस तरह से एनडीए का कुनबा आगे बढ़ा है और जिस तरह से एक बड़ा और सकारात्मक संदेश लोकसभा के चुनाव में एनडीए की तरफ से बिहार में दिया गया, बिहार के यहाँ मतदाताओं ने दिया, और उसी तरह का ये जो परिणाम है उससे बहुत बड़ा परिणाम यहाँ विधानसभा के चुनाव में है। तो एक बौखलाहट, एक डर का माहौल उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, हर जगह जैसे कॉन्टेमिनेशन होता है उस तरह से इनके अंदर ये जाता जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये बौखलाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। हम तो इस बात की चिंता में रहते हैं और हमारी पार्टी, हमारे नेता इस बात की चिंता में रहते हैं कि जब जितना बड़ा मैंडेट मिलता है उतनी बड़ी जवाबदेही भी मिलती है, उतना बड़ा कमिटमेंट भी निभाना पड़ता है। सिर्फ 10,000 रुपए से ये लोग अपनी हार को आंक रहे हैं। हमें लगता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश जी ने जितना काम किया है, चाहे वो 50% आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनाव में देने की बात हो, 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने की बात हो, डोमिसाइल नीति हो, 33% सीटें रिजर्व करनी हो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में, ये सब अभूतपूर्व है। बेटियां, माताएं, बहनें सब उत्साहित हैं और सब ने जमकर वोट दिया है। और इस बात की बौखलाहट इनके अंदर है जो समय समय पर गाहे बगाहे अलग अलग वचनों के माध्यम से दिखती रहती है। ये दिखाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। हम तो इस जीत के जश्न में है, बिहार के लोग इस जीत के जश्न। प्रोफेसर विनीत सिंह, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है। देखिए मुख्यमंत्री तो तय है भाई, कौन बनेंगे, बार बार क्लियर भी हो गया, सुबह से हो रहा है बार बार क्लियर। अब उप मुख्यमंत्री को लेकर भी तो रेस चल रही है। ये तो अधिकार क्षेत्र, ये तो अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का है। पर हाँ, हमारी पार्टी और हमारे नेता जो हैं, पार्टी विथ अ डिफरेंस हम लोग हैं। तो अगर हमें अगर ये मौका मिलता है और हमें ये जिम्मेदारी दी जाती है तो उससे हम बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो बिहार और बिहारियों के प्रति है। इसलिए हमारे पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। विशेष करके विपक्ष के बारे में बोलना चाहूंगा रीमा जी की दे आर बैड लूजर, और कहते हैं ना क्राई बेबी, जो रोंदू बच्चा है। तो ये जलते रहे, कूटते रहे, हम अपना जलवा बिखेरते रहेंगे और जलसा मनाते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जनादेश में जुड़े। और इसीलिए जनादेश यानी मैंडेट जनता का सबके सामने आ चुका है, और अब से कुछ ही देर के बाद में वो जश्न और खासकर वो संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा देश के लिए भी, बिहार के निवासियों के लिए भी। और ये जरूर बात है कि आज जो मैंडेट है ना, आज जो जनादेश है, इसकी गूंज भी अब बहुत दूर तक सुनाई देगी। अगले साल पता है ना, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी। तो चलिए देखते हैं क्या नैरेटिव विपक्ष का अब आगे चलेगा, क्योंकि जिस तरह से कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, वो तो आज सुबह से शुरू हो गया है। लेकिन लोकतंत्र में जनता का मैंडेट जो भी हो उसको स्वीकार करना ही, उसको नतमस्तक करना ही सबसे बड़ी खूबी होती है। चलिए रीमा पराशर के साथ इतना ही। मेरे साथ अब मेरे कुछ और सहयोगी जुड़ेंगे। नमस्कार।